नमस्कार, मैं रंजन कुमार ई2ई क्लासेज में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेपर 2 का मैथ कंटेंट का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद जो है आप सीटेट में पेपर 2 के मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और अपने सीटेट एग्जाम में मैथ कंटेंट में बढ़िया स्कोर कीजिए। पहले भी मैंने पेपर 1 का जो है वन शॉट वीडियो डाल रखा है, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, और इसके अलावा और भी लिंक दिए गए हैं जिसमें इंडिविजुअल टॉपिक के वीडियोज हैं, तो उसका भी आप भरपूर फायदा ले सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं इस चैनल पर, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर भी कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। अभी चलते हम लोग वीडियो में। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न यहाँ कहा जा रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 3 या 4। तो हम लोग 6 अंकों की बड़ी संख्या जानते हैं कि जब भी बड़ी संख्या पूछी जाए तो जितने अंकों की पूछी जा रही है उतने 9 लिखने हैं। अब इसका क्या करना है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते कैसे हैं, तो 9,99,999 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब देखिए करते क्या हम लोग, ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर से ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 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 3 1 जा। फिर से देखिए आप 1 2 3 4 5 6 1 है, जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, बच गया यहाँ 2 2 1 21, 3 7 जा 21। फिर से यहाँ पर 1 आएगा, जब डिवाइड नहीं होता है तो 0 लगता है, 1 1 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 2 1 27। अब ये देखिए 37 0 37 यानी कि 37 से ये डिविजिबल है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 + 0 + 7, 3 + 0 3 + 7 10, और 7 + 3 जो 11 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये 11 से भी डिविजिबल है। 11 3 जा 33, यहाँ बच गया 4 4 0 40। फिर से 11 3 जा 33, 7 बच गया 7 3 73। अब यहाँ बच जा रहा है 73, तो आपको 6 बार में ये लगेगा, और यहाँ बच जाएंगे 7 7 7 77, तो ये 7 बार में लगेगा, 11 से कट जाएगा। अब यहाँ करना क्या है कि फिर से इसको डिवाइड करना है। तो फिर से आप देखिए 7 3 6 9 और 7 3 10, अभी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 6 13 13 13 3 16 16 3 19, अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं। ये डिविजिबल किससे है आप देखेंगे, ये 13 से डिविजिबल है। तो 13 2 जा 26, यहाँ बच गया 7 7 6 76, तो 13 6 78 नहीं, 6 बार में नहीं लगेगा, 13 5 65, 5 बार लगा, तो यहाँ बचा कितना 11 13 9 17 से ये लग गया आपको इतने बार में। अब यहाँ ये किससे लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है 37 से आप इसे डिवाइड कीजिए। तो 37 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 37 इंटू 7, 7 7 49 की 9 हाथ में 4 7 21 4 25। देखिए ये 37 से डिविजिबल है, कितने बार में 7 बार में। तो जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहा है आपके सामने, इसका ये आ रहा है 3 3 3 यानी कि 3 टू द पावर 3 इंटू फिर से 7 इंटू 11 इंटू 13 और इंटू 37। तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, तो एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, दूसरा 7 11 13 एंड 37, तो 5 इसके अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि 8 अंकीय संख्या आपके पास संख्या दी गई है और इसमें जो है ये 2 जो है ये अज्ञात है यानी कि अननोन है, और कहा जा रहा है कि 88 से विभाज्य है, तो x - y यानी कि जो x और y इस संख्या में अंक होंगे उनका अंतर यानी कि x में से y घटाने का मान क्या होगा। तो हम पहले ज्ञात करते हैं कि x और y का मान क्या होगा यानी कि वैल्यू क्या होगा। तो 179 x 0 9 1 और y।
अब ये डिविजिबल है 88 से, तो 88 से डिविजिबल कहने का मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 8। अब 11 इंटू 8 लिखने का मतलब है कि 1188, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 8 के डिविजिबिलिटी के नियम को हम लोग देखते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी नियम बोलता है कि यदि नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। तो यहां पर देखते हैं हम कि 91y 8 से डिविजिबल कब होगा। तो 8 1 जा 8, बच गया 1, ऊपर से 1 आया तो 8 1 जा 8, बचा 3। अब ऊपर से ये y उतर रहा है, तो अब देखिए कि 8 के टेबल में 30 यानी कि 30 या 30 के बाद कब आता है। तो हम जानते हैं कि 8 4 जा 32 और 8 5 जा हो जाएगा 40, तो 4 तो है नहीं, तो 8 4 जा 32। डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए 0, यानी कि ये नंबर जो है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2। तो y का जो वैल्यू आया आपका वो आया 2। अब हम लोग देखते हैं कि जब y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर जो है हम लोग इस नंबर के जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं 2। अब हम लोग अप्लाई करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसके इवन नंबर, इवन प्लेस पर जो डिजिट है और ऑड नंबर पर जो डिजिट है उनका सम का डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सेवेंथ पोजीशन, इसका सम। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 11। अब करना क्या है, ये ऑड प्लेस का डिजिट का सम हो गया। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम 7 प्लस x प्लस 9 प्लस y यानी कि 2, तो ये निकल कर आएगा आपको 9 प्लस 2 11 प्लस 7 18 और प्लस क्या है x। अब ये तो क्लियर है कि यहां पर 18 है और यहां केवल 11 है, तो 18 प्लस x का क्या ऐसा वैल्यू ले कि 11 को माइनस करने पर, घटाने पर हमें ऐसा नंबर मिले जो 11 से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं कि 11 के बाद जो डिविजिबल है नंबर वो है 22, तो 18 प्लस x ये होना चाहिए 22। तो 18 में 4 जोड़ने पर यानी कि x का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा 4। तो अगर हम लोग 4 पुट कर देते हैं यहाँ पर तो ये नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल है, यानी कि x का जो वैल्यू निकल कर आता है वो आपको आता है 4। अब कहा जा रहा है कि x माइनस वाई, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, यानी कि x माइनस वाई कहने का मतलब 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 करने पर आपको मिलता है 2, तो आपका सही आंसर है D 2। अगला प्रश्न जो है फ्रैक्शन से दिया गया है, जो कि आपको सीटेट 2021 में आ चुका है। अब यह प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि मान लिया जाए कि a बराबर 11/13, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/17 तीन भिन्न है, तीन फ्रैक्शन है, निम्न में से कौन सा सत्य है। जो आपको सीक्वेंस दिया गया है, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो उसमें कौन सा सही होगा। सारा जो है दिया गया है आपको किस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, सभी में एक ही साइन है, ये क्या है बढ़ते क्रम में। तो हमें देखना है कि ए बी और सी में सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप जो है इसे जो है दो को कंपेयर कीजिए, ए और बी को कंपेयर कीजिए कि उसमें कौन बड़ा है, फिर बी और सी को कंपेयर कीजिए और फिर ए और सी को कंपेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ए का वैल्यू कितना है 11/13, बी का वैल्यू जो है वो है आपका 13/14, ये हो गया आपका बी। ए और बी में कौन बड़ा और कौन छोटा है इसको हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 13 13 जा 169 और 14 11 जा 14 1 जा 14, हाथ में 14 1 जा 14 प्लस 1 15, तो 154 और 169, इसमें बड़ा कौन है 169,
अगर ये बड़ा है तो फ्रैक्शन में जो है b बड़ा हो जाएगा किससे, a से। तो आपको ये पता चल गया कि b बड़ा है a से। अब हम लोग देख लेते हैं b और c में। तो b आपके पास है 13/14 और c है 15/17, ये है c। अब इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कौन बड़ा है। तो 14 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, 0 हाथ में 6, 15 1 जा 15 और प्लस 6 21। सेम वे में 17 इंटू 13, तो 17 3 जा 51, हाथ में 5, 17 1 जा 17 प्लस 5 22। अब देखने को मिल रहा है कि 221 इज ग्रेटर देन 210, यानी कि b जो है वो बड़ा होगा किससे, c से। यहाँ b बड़ा है a से और b बड़ा है c से। तो अब हमें a और c के बीच भी कंपेयर करना होगा, यानी कि जो आपका a है वो है 11/13 और c है 15/17। अब इसे भी आप कंपेयर कर लीजिए। तो 17 1 जा 17, हाथ में एक 17 1 जा 17 और 1 18, 187 और 15 इंटू 13, तो 45, 5 हाथ में 4 15 और 4 19, 195। अब देखने में आ रहा है कि 195 क्लियर बड़ा है 187 से, यानी कि c जो है वह बड़ा होगा किससे, a से। तो अब इन तीनों को मिलाकर हमें क्या मिलता है, तो देखिए b भी बड़ा है a से और c भी बड़ा है a से, यानी कि a जो है वो सबसे छोटा है, a जो है सबसे छोटा है। और b और c में क्या मिला हमें कि b बड़ा है c से, यानी कि b से छोटा है c, तो c छोटा है किससे, b से। तो सही सीक्वेंस आपका यही है। तो हम a का वैल्यू हमें पता है 11/13, इसके बाद c का वैल्यू 15/17, 11/13, 15/17 और फिर 13/14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि a बराबर -3/4 और b इक्वल टू 5/7 तो निम्न में से कौन सा a और b, यहां जो है ये b है, के बीच स्थित नहीं है, a और b के बीच स्थित नहीं है। a का वैल्यू कितना है, माइनस में है 3/4 और b इक्वल टू है 5/6। अब यहां देखिए आपके पास दो नंबर है, माइनस में एक जीरो है और एक फिर से एक माइनस में है। अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन नहीं है। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो क्लियर है कि जीरो जो है वो इन दोनों के बीच में, क्योंकि माइनस में है यह नंबर, ये प्लस में है, दोनों के बीच में जीरो आएगा ही आएगा। तो सी तो ऑप्शन होने से रहा पहला चीज। अब इसमें से कौन है उसको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो हमें पता है कि 3 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा ये 0.75। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 0.75। 3 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो डिवाइड नहीं होने पर जीरो, डेसिमल दिया यहाँ 0, 4 7 जा 28 2, अब यहाँ बच गया 0 0 5 जा। इसी प्रकार से 5 को जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड नहीं होगा, 0 डेसिमल दिया यहाँ 0, 8 जा 48, यहाँ बच गया 2, डेसिमल के बदले 0 और 6 3 जा, तो ये नंबर आ रहा है 0.83। अब यहाँ देखिए आप, जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है -2/5, हम लिख सकते हैं -2/5 को जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये मिलेगा हमें 0.4। अब देखिए 0.4 कहने का मतलब 0.40। अब ये नंबर क्या इन दोनों के बीच में है, तो डेफिनेटली ये नंबर बीच में है। -7/9, -7/9, तो ये माइनस में आएगा और 7 को आप क्या कीजिए 9 से डिवाइड कीजिए। आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यहाँ कैलकुलेशन पूरी तरह से है। तो 9 7 जा 63, आपको 2 ही डिजिट तक निकालना, ज़्यादा नहीं, फिर 9 7 जा 63, तो ये आएगा 0.77। अब देखिए इस नंबर को, यह जो है -75 से क्या है
75 से छोटा है, यानी कि ये जो नंबर आएगा इसके बाद आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो आपका सही आंसर जो है यही बी है, -7/9। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, यह कह रहा है कि 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻6 के गुणनफल को मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 2k प्लस n का मान क्या होगा। तो पहले हमें k और n का वैल्यू निकाल लेना होगा, उसके बाद क्या करना है कि इसमें रखने के बाद वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि 1.7 इंटू 10⁴ इंटू 12.5 और इंटू 10⁻�6। तो पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसे जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 17 इंटू 125 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 17 × 5 = 85 की 5 हाथ में 8, 17 दूनी 34, 34 7 42 की 2 हाथ में 4, 17 एकम 17 और 17 4 21। और डेसिमल कहाँ बैठाना है, तो 1 डिजिट और 2 डिजिट पहले, और इंटू अब देखिए 10⁴ इंटू 10⁻⁻6 करना है। तो हमें पता है कि बेस सेम होने पर पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 4 + -6 यानी कि 4 - 6 -2, तो 10⁻⁻ हो जाएगा -2। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी होता है तो ये जो नंबर है यानी कि जो k का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 10 से छोटा और 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है कि इसे 10 से छोटा करना है। तो 10 से छोटा करने के लिए इस डेसिमल को कहाँ ले जाना होगा, 2 और 1 के बीच में। तो ये जो नंबर बनकर आएगा 2.125। लेकिन हमने क्या किया कि डेसिमल को खुद ही एक स्थान किधर बाएं ले गया है, तो करना क्या होगा कि इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 1 डिजिट हम लोग बाएं ले जाते हैं तो 10 से, 2 डिजिट अगर ले जाते हैं तो 100 से, 3 डिजिट ले जाते हैं तो 1000 से, जितने डिजिट ले जाते उतने मतलब 1 पर 0 बैठाते जाते। और इसके बाद आपका 10⁻⁻2 आपके पास पहले से है, तो ये नंबर जो मिलता है आपको 2.125 और इंटू अब फिर से यहाँ बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10⁻1 - 2 यानी कि -1। अब यहाँ पर आपको k इंटू 10⁻n के फॉर्म में ये दिख रहा है, यानी कि k इंटू 10⁻n के फॉर्म में दिख रहा है। तो k का जो वैल्यू हुआ वह हो गया 2.125 और n का जो वैल्यू हो गया वो -1। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, 2k और प्लस n, यानी कि 2 इंटू k यानी कि 2.125 और प्लस n का वैल्यू -1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। यानी कि ये जो मिलेगा तो 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 दूनी 4 और प्लस -1। जब इसे घटाया जाएगा तो 4 - 1 3, तो 3.25 और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है उसके बाद। तो आपका जो सही आंसर है वह है बी फॉर बाहुबली 3.25। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग क्या है। तो यहां पर जब भी अनुपात में दिया जाए तो हमें पता है कि हम इसे मान लेते हैं 3x और 5x। अब इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 12। तो दोनों में ही यदि हम 12 जोड़ दें तो इनका जो अनुपात हो जा रहा है वो हो जा रहा है 5:7। तो इनका जो अनुपात मिलेगा आपको ये मिल जाएगा 5:7। तो हम करते क्या है कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 12/5x + 12 इक्वल टू 5/7। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाकर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 = 21x और 7 12 = 84 इक्वल टू 5 से 5 5 = 25x और 12 5 = 60। अब x को एक तरफ रखिए और नंबर को एक तरफ, तो 21 को उधर ले जा रहे हैं तो 25x - 21x
और पहले से इधर 84 है -60, तो जो समीकरण मिला वो 4x और इक्वल टू यहाँ से 24, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 24/4 यानी कि 6। तो नंबर जो था हमारा वो था 3x और 5x, यानी कि नंबर जो मिला हमें तो 3 × 6 यानी कि 18 और 5 × 6 यानी कि 30। अब पूछा जा रहा है कि दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब जब इन्हें योग करने का मतलब जोड़ देना है, तो ये नंबर जो मिलता है वो हमें मिलता है 48। तो 48 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ बनाए जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए। भले हो सकता है कि नंबर अलग अलग आए, लेकिन इससे मिलता जुलता ही आपका प्रश्न आने वाला है। तो सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कहने का मतलब मार्क्ड प्राइस, जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है, यह है 840। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। 15% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो हम यहां देख रहे हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वह है आपको 840 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? छूट डिस्काउंट दिया जा रहा है 15%, यानी कि 15% करने का मतलब कि 840 का 15%, यानी कि 15/100। तो यहां से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 5 के 15 और 2 से काट दीजिए तो ये 42 बार में कट गया। तो 3 दूनी 6 और 4 × 12, छूट कितने का दिया जा रहा है? 126 रुपए का। तो इसका जो विक्रय मूल्य हुआ यानी कि सेलिंग प्राइस, यह हो रहा है आपको मार्क्ड प्राइस और माइनस डिस्काउंट। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7। 714 रुपए जो है उसका जो है वो सेलिंग प्राइस है। अब बोला क्या जा रहा है कि फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, यानी कि जब सेलिंग प्राइस इतने में बेच रहा है फिर भी उसे 19% का लाभ हो रहा है। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, लाभ हो रहा है तो जब भी लाभ हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए करना क्या है आपको? 100/100। यदि लाभ हो तो जोड़ना है, यानी कि इतना जोड़ प्रॉफिट और इनटू सेलिंग प्राइस। ये इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। ये फार्मूला मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में भी बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 को आपको ऊपर रखना है और नीचे में 100 लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट, तो प्लस करना है, और लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है तो माइनस करना है, और इनटू क्या रहेगा? एसपी। यदि इसी तरह एसपी निकालना हो तो 100 क्या रहेगा? नीचे, ये जो पोर्शन है नीचे वाला वो ऊपर रहेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 100 जोड़ लाभ, या हानि हो तो 100 माइनस हानि और इनटू सीपी हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 100 और 100 प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 19% का, 19, और एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 714 रुपए। अब इसे बस हल कर देना है, तो 100/119 और इंटू 714। अब 6 बार में काट के देख दो, 119 इंटू 6, 9 छक 54 की 4, हाथ में 5, 6 के 5, 11 की 1, हाथ में 1, 6 और 1 7। ये 6 बार में पूरी तरह से कट गया। तो 6 × 100 यानी कि 600 आपका जो है वह सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपको जो है बीजगणित से है, जो कि 2021 में ही पूछा गया है। यदि 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 = 4x है, तो हमें निकालना क्या है? 8x + 5 का वैल्यू। यदि हमें x का वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं
कि जो पूछा जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में बढ़ते हैं। 5x माइनस 7 बाई 3 प्लस 2 और इक्वल टू दिया जा रहा है आपको 4x माइनस 3 बाई 4 प्लस 4x। तो यहाँ हम करते क्या है कि पहले एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो है ये 2/1 है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5x माइनस 7 ही रह जाएगा, और प्लस 1 से 3 को डिवाइड किया 3 2 जा 6। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो ये सेम रह जाएगा 4x माइनस 3 और प्लस 1 से 4 को 4 4 जा 16x। अब करना क्या है कि आपको इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5x माइनस 7 प्लस 6 यह हो जाएगा 5x माइनस 1 और मल्टीप्लाई किससे होगा ये 4 से। इसी प्रकार 4x प्लस 16x यानी कि 20x और माइनस 3 मल्टीप्लाई किससे होगा इस 3 से यानी कि 3। तो अगला जो समीकरण मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई 20x और माइनस 4 1 जा 4, 23 जा 60x और माइनस 9। अब x वाले नंबर को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो इसको उधर भेजा जाएगा तो 60x माइनस 20x और 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 9 माइनस 4। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा 60 माइनस 20 40x और इक्वल टू 9 माइनस 4 5। तो x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 5/40 यानी कि 5 8 जा 40 1/8। हमें निकालना क्या है 8x प्लस 5, तो 8x x करने का मतलब 1/8 और प्लस 5, तो 8 से 8 कैंसिल, 1 प्लस 5 6 जो होगा आपका वो सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, C फॉर कैट। अगला प्रश्न जो कि 2021 में पूछा गया, यह भी बीजगणित से ही आपके सामने। यहाँ पर मान दिया गया है P का, Q का और R का, और पूछा जा रहा है कि P प्लस Q माइनस R क्या होगा। तो हमें पहले ज्ञात करना होगा P प्लस Q क्या होगा। तो P प्लस Q ज्ञात करने के लिए P का वैल्यू और Q का वैल्यू दोनों को ही हम साथ में लेकर चलेंगे। तो 12xy माइनस 10y स्क्वायर और माइनस 18x स्क्वायर, और इसमें जोड़ना क्या है Q यानी कि 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर और प्लस 9xy। अब देखिए यहाँ देखना है कि लाइक टर्म कौन कौन सा है, एक समान पद यानी कि xy वाला जो है xy के साथ जुटेगा या घटेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर साइन। तो यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, तो 19 और 9 21 21xy। इसी प्रकार y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ माइनस 10 है और यहाँ प्लस 12 है, तो 12 माइनस 10 यानी कि प्लस 2 क्या y स्क्वायर। अब x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, तो माइनस 18 प्लस 14 यानी कि माइनस 4x स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको p प्लस q का वैल्यू। अब हमें करना क्या है कि इसमें से r को घटाना है, तो p प्लस q और इसमें से माइनस क्या करना है r। तो p प्लस q का वैल्यू 21xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। देखिए प्लस था तो हमने साइन को जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस करने के बाद जो r का जो वैल्यू हम लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस हटा से मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस xy। जब हम इसे ब्रैकेट से बाहर करेंगे तब क्या मिलेगा, तो 21xy रहेगा ही ये, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस xy। जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा 21xy माइनस xy। तो 21 में से 1 गया तो 20xy। y स्क्वायर को देखिए तो 2y स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 5y स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 माइनस 3y स्क्वायर और x स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 1x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर।
आपके पास ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या कि 20xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर? देखिए ऑप्शन बी में आपको सेम दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न आपको एक्सपोनेंट से है। ये जो है प्रश्न एक्सपोनेंट का है और इसमें जो है आप जो है आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी आप इसमें लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। तो यहाँ आपके पास दिया गया कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 322। अब हमें पूछा जा रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। तो हम करते क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या होना चाहिए 2xy। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो साथ में 2ab होना चाहिए। हम करते क्या है कि यहां पर हम 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर ए और बी के जगह 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं अपने मन से ऐड कर दे रहे हैं। तो होगा क्या कि ये एक्स स्क्वायर कैंसल, बचा केवल 2, यानी कि हमने अपने मन से यहां क्या ऐड किया 2। तो हम इसको मेकअप करने के लिए 322 है, यहां भी 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 324। अब देखिए ये जो है आइडेंटिटी में है, ये फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पर 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू 324। तो जब स्क्वायर को उधर हम भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 18। अभी भी हमसे सवाल पूछा जा रहा, प्रश्न पूछा जा रहा, उससे हम बहुत दूर हैं। तो चलिए फिर से इसको जो है हम लोग आइडेंटिटी में तोड़ते हैं। तो यहां से हम आते हैं यहां, तो इसे हम लिख सकते हैं फिर से एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और फिर से वही काम करते हैं हम, क्या यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स खुद से ऐड कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि हमने ऐड क्या किया है 2, और इधर में हमें x माइनस 1 बाई एक्स पूछा जा रहा है। तो हम करते क्या है कि इसे हम माइनस वाले फॉर्मूला में हम ऐड करते हैं। तो यहां पर जो है हम प्लस न करके माइनस करते हैं। तो जितना हमने इधर माइनस किया उतना ही हम इधर भी माइनस करेंगे। तब क्या होगा कि ये जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर में आ जाएगा और होल स्क्वायर आने के बाद यहाँ 18 माइनस 2 16। अब इस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और x माइनस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4। तो आपका सही जो आंसर रहेगा यह रहेगा डी फॉर देवसेना। हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यह कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर EF, BC बराबर DE और CA बराबर FD हो तो अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें कौन सही है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी जो है वो किस तरीके से सही लिखा जाएगा। अब हम ले लेते हैं कि ABC और यहां DEF। तो AB किसके बराबर है, AB बराबर है EF के, तो ABEF और यहां हो गया D। तो AB बराबर है EF के, BC बराबर है DE के, BC जो है वो DE के बराबर है और CA यानी कि यह जो है वह FD के बराबर है। अब यहां
एक कट एक कट, दो कट दो कट, और यहाँ तीन कट तीन कट। इस पर ध्यान देना है आपको। तो जो सही तरीका होगा कॉन्ग्रुएंसी लिखने का, अपने ट्रायंगल वाले वीडियो में मैंने ये बताया था बहुत अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर हमें लिखना हो ए बी सी तो इसे आप किसी भी तरीके से लिख दीजिए, ए बी सी। अब कॉन्ग्रुएंट टू, जब हमने ए बी सी लिखा है तो हम कर क्या रहे हैं कि एक कट से दो कट की तरफ जा रहे हैं। तो जब इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो इसमें भी हम यही रास्ता फॉलो करेंगे, एक कट से दो कट की तरफ, यानी कि ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी। तो जो आपको ये दिखे ऑप्शन में वही आपका सही उत्तर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो ई एफ डी कहाँ है आपके पास, ई एफ डी, ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर है। कॉन्ग्रुएंसी वाले वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं और उस कॉन्ग्रुएंसी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों मैंने बता रखा उसमें। और इस वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कॉन्सेप्ट बेस है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ भी बताते जा रहा हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मान लिया जाए ए बी और ये सी, तो समकोण कहने का मतलब कि एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। और हमें पता है कि इसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि एच से दिखाया जाता है। और जो सीधा है इसे हम परपेंडिकुलर, और जो जमीन के पैरेलल है उसे हम बेस मान लेते हैं। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों साइड को लेकर एक रिलेशन डेवलप है जिसका नाम है पाइथागोरस फार्मूला। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में जो इस समीकरण को फॉलो कर रहा वही आपका समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन में देखते हैं 15, 32 और 57, यानी कि बड़े वाली भुजा 57 का स्क्वायर होना चाहिए किसके बराबर, 15 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर के बराबर। तो चलिए निकालिए 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 5 या 35, 70, 9 4 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3, ये हो गया 3 2 4 9। और यहाँ आपको मिलता है 225 और 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। तो यहाँ तो बहुत दूर दिख रहा है दिल्ली। 5 4 9, 2 2 4, 10 2 12, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता है। दूसरे ऑप्शन में 65, 72 और 97, तो 97 का स्क्वायर होना चाहिए किसके इक्वल, 65 के स्क्वायर प्लस 72 के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ देखिए 97 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 का 81 और 9 7 जा 63 इंटू 2 126। एक डिजिट छोड़कर इधर लिख दीजिए 9 6 4 10 की सुना हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 8 और 1 9, ये आया आपको 9409। और ये होना चाहिए इक्वल 65 के स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 04 और 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 14, 14 2 जा 18, 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 8 9 2 11 के एक हाथ में 1 4 और 1 5, तो 5 1 8 4, 5 4 9, 8 2 10, 0 हाथ में 1 1 2 3 और 1 4, 5 4 9, 9409। देखिए सेम है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है किसको, पाइथागोरस फार्मूला को। यानी कि पाइथागोरस फार्मूला को जो भी फॉलो करेगा वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब आता है अगला प्रश्न आपके सामने जो कह रहा है कि किसी बहुफलक के 7 फलक, फलक कहने का मतलब फेसेज, पृष्ठ, और 10 शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब वर्टिसेज, तो V से दिखाया जाता है। इस बहुफलक के किनारों की संख्या क्या है, किनारों की संख्या कहने का मतलब एज। तो किसी भी 3D फिगर में
आपको जो है एक रिलेशन दिया गया है फेस, वर्टिसेज और एजेज के बीच में, जिसे नाम दिया गया है यूलर्स फार्मूला। यूलर्स ने इसे दिया था और ये कहता है कि एफ प्लस वी माइनस 2 इक्वल टू होना चाहिए ई। तो यहां पर एफ फेस दिया गया है, आपको 7 फेस है, वर्टिसेज यानी कि शीर्ष दिया गया है और -2 कर देना है, आपको ई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 10 7 17, 17 में से 2 गया 15, यानी कि ई का जो वैल्यू एजेज है, किनारे हैं, वह कितने हैं 15, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको ट्रायंगल से दिया गया है। तो यह प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी को ई तक, भुजा सीए को डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण बीएडी 125 डिग्री और कोण ईबीसी 100 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चलिए हम इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ यदि मान लिया जाए ए, इसे मान लिया जाए बी और इसे मान लिया जाए सी, तो पहले बढ़ाया जा रहा है किसे? ए बी को ई तक, ए बी को ई तक। चलिए हमने इसे ई तक बढ़ा लिया गया। सी ए को डी तक, सी से ए की तरफ बढ़ाएंगे, ये डी तक। बी ए डी, जो बी ए डी कोण बन रहा है, यह बन रहा है 125 डिग्री का। इसी प्रकार ई बी सी, ये जो कोण बन रहा है, यह बन रहा है 100 डिग्री का। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यहां पर आपके सामने है कि त्रिभुज एबीसी और यहां और छुटिया और ए सी बी का अंतर 35 डिग्री है। तो ए बी सी कहने का मतलब ये अंदर वाला कोण और ए सी बी कहने का मतलब इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 100 डिग्री है, तो इसे हम निकाल सकते हैं। 180 में से 100 घट गया तो बच गया 80 डिग्री, और इसी प्रकार से हम इसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि 125 दिया गया है। तो 180 में से 125 घटाइए, ये जो है नियम फॉलो कर रहा है सरल रेखा के रैखिक कोणों के युग, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 55 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इन दोनों की मदद से हम कोण सी को भी निकाल सकते हैं। तो 180 और 55 हो गया 135, 180 में से घटाएंगे आप तो ये मिलेगा आपको 45 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि ए बी सी यानी कि ये 80 डिग्री और ए सी बी 45 डिग्री, इसका जो अंतर है वो 35 डिग्री है। तो 80 में से 45 जब जाएगा तो 35 डिग्री ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही कथन है। बाकी जो है आप इस फिगर से आप निकाल सकते हैं कि बी ए सी बी का अंतर 20 डिग्री, तो इनका अंतर जो है 10 ही आ रहा है, और बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है आपको जो कि सीटेट 2021 में ही पूछा गया है कि समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर है एस आर के तथा पी क्यू एस आर का अनुपात 3:2 है, यानी कि पी क्यू जो है बड़ी भुजा है एस आर से। तो हम पी क्यू एस आर, यहां अगर मान लिया जाए ये P और ये Q है तो ये R और S, तो ये जो है ये पैरेलल है और अनुपात दिया जा रहा है 3:2। तो हम मान लेते हैं कि यह जो है ये 3x और यह जो भुजा है वह 2x है। यदि समलंब का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया दिया जा रहा है क्षेत्रफल, वह दिया जा रहा है आपको 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और PQ तथा SR के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कभी भी अगर ली जाती है तो वह समांतर रेखा के बीच की दूरी जो होती है लंबवत दूरी, तो वह जो है वह 12 सेंटीमीटर है। तो SR की लंबाई क्या है? SR की लंबाई पूछा जा रहा है। तो यदि x का मान आपको ज्ञात है तो SR की लंबाई को आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है समलंब यानी कि ट्रेपेजियम का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो SR और प्लस PQ और इंटू हाइट अगर मान लिया जाए, इसे हम T मान ले तो ये ST, और यही जो है आपको दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो 1/2 SR प्लस PQ यानी कि 2x प्लस 3x और इंटू ST यानी कि 12 सेंटीमीटर और इक्वल टू 480।
3 और 2 5x, और इस 2 से 6 टाइम्स में 12 कैंसिल। अब 6 जो है उधर डिवाइड हो जाएगा तो 480 और बाई 6, 6 8 जा 48, तो x का जो वैल्यू आएगा 80/5 यानी कि 16। जब x का वैल्यू 16 है तो SR का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर माप वाले के आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन यानी कि ओवरलैप किए बिना मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मतलब ऊंचाई का बेलन बनाया जा रहा है। बेलन की धारिता लीटर में, अब यहाँ लीटर में पूछा जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रश्न में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ जो आयताकार कागज है उसका जो माप दिया जा रहा है ये है 88 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसे मोड़कर बिना ओवरलैप किए क्या बना दिया जा रहा है? सिलेंडर यानी कि बेलन, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी तो 10 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई अगर 10 है तो इसको ही फोल्ड किया जा रहा है, यानी कि ये जो 88 सेंटीमीटर है वह हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। तो C यानी कि सरकमफ्रेंस हो गया 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यही हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 इंटू r हमें पता नहीं है, इक्वल टू 88। तो r का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपको 7 चला जाएगा 88 के साथ और बाई 2 × 22, तो बाई दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कि r का जो वैल्यू आया ये आपका आया 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना, लेकिन निकालना लीटर में है, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वह हो जाएगा πr² h। तो पाई का वैल्यू 22/7 r² यानी कि 14 × 14 और h 10, तो 7 2 जा, अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 की 6 हाथ में 5, 28 दूनी 56 और 5 61 और 1 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या है? वॉल्यूम है। अब हमें इसे लीटर में ज्ञात करना है। तो लीटर में हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। इसे आप याद रखिएगा, 1000 लीटर। तो अगर हम इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल दें तो यह हो जाता है 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब जब 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें पूछा जाए तो ये चला जाएगा उधर, तो 1000/100 × 100 × 100 लीटर। यहाँ से 2 जीरो और 2 में से 1 जीरो यानी कि 3 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 1/1000 लीटर। तो हमें बताना है कि 6160 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 6160/1000 लीटर, जो कि 3 जीरो है तो यहाँ पर 6.16 लीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो घन का आयतन हमें पता है कि घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। जब हमें साइड निकालना हो तो साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम का हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो यहां से क्यूब रूट ऑफ 2197, तो 2197 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 7 2 9 1 10 9 19, ये तो कटने से रहा
9 2 11 7 1 8, इससे भी नहीं कट रहा है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्यूब रूट निकालने के लिए हम देखते हैं ये किससे डिविजिबल है। 2197 13 से देखा जाए 13, आई थिंक 13 का होता है स्क्वायर 169 और इंटू 13, तो 9 × 27 की 7 हाथ में 2, 18 2 20 की 0 हाथ में 2, 6 2 3 2 5 9 6 1, तो यहाँ से 7 9 6 5 11 की एक हाथ में 1 और 1 1 2, ये है 13 का क्यूब है। यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्यूब है आपको दिया गया है उसका जो भुजा है यानी कि साइड वह है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया वह क्या होता है, तो वो उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 4 और इंटू 13 का स्क्वायर, 4 इंटू 169, तो ये 9 की 36 की 6 हाथ में 3 6 की 24 3 27 की 7 हाथ में 2 4 2 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको जो है सांख्यिकी से यानी कि स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। हमें तीनों ज्ञात करना है, परिसर, बहुलक और माध्यक, और उसका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको जो है चारों चीज सीखने को मिल रहा है, परिसर, बहुलक, माध्यक और माध्य। तो पहले हम लोग परिसर जानते हैं। परिसर क्या होता है? परिसर यानी कि रेंज। तो परिसर यानी कि रेंज जो होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करना है आपको, लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहां आपके पास कितना है, तो 5 10 3, यहां हाईएस्ट वैल्यू 19 दिख रहा है, और माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटा, तो यहां देखने को आ रहा है 2, तो ये मिल गया 17, परिसर मिल गया। अब आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए आप क्या करते हैं कि जो सबसे अधिक बार आए वही होता है बहुलक, यानी कि मोड। तो देखिए, तो 5 यहां कितनी बार है, 1 बार, 10 कितनी बार है, 1 ही बार, 3 कितनी बार है, 1 2 बार, 6 कितनी बार है, 1 ही बार, 4 2 बार, 8 1 ही बार, 9 2 बार, 3 तो हो ही गया, 15 11। तो यहां पर आपको जो है सबसे अधिक बार तो यहां दिख रहा है आपको 3 2 बार, लेकिन आपके सामने 6 सॉरी 1 मिनट, हाँ यहां 4 आपको जो है वो 3 बार दिख रहा है, यानी कि आपका जो बहुलक हो गया सबसे अधिक बार 4 ही आ रहा है। अब माध्यक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करना है कैसे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले छोटा 2, 3 कितनी बार है, 2 टाइम, तो 3। अब 4 है तो 4 है 3 बार, तो 4 4 4। फिर इसके बाद 5 है 1 ही बार, 6 1, 7 है ही नहीं, 8 1 ही बार, 9 1 टाइम 2 टाइम्स, 9। फिर 10 1 बार, 11 ये भी 1 बार है, 12 है ही नहीं, 13 14 15 1 बार है। इसके बाद 19। अब हम लोग मिलाते हैं, क्या हमने सभी नंबर्स को यहाँ पर दिखा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऊपर भी देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि सारे नंबर मैंने लिख दिए। अब यहाँ होता क्या है कि जब भी हमें माध्यक निकालना हो यानी कि मीडियन, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्यक का मतलब होता है कि मिडिल मोड, मतलब बीचों बीच वाला मान।
तो यहाँ पर जो कुल मान है 15 है, तो बीच का मान क्या आएगा, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला है कि n + 1/2th टर्म, यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है ये n, यानी कि n आपके पास है 15 और 15 + 1 16, 16/2 यानी कि 8 टर्म जो होगा वो आपका माध्यक होगा। ये किस कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड नंबर हो। तो यहाँ पर 15 ऑड नंबर है, तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां जो वैल्यू है वही हम लोग माध्यिका लेंगे। तो आपके पास तीनों ही मिल गए, परिसर, बहुलक और माध्यक। अब इनका माध्य निकालना है। देखिए यहाँ सब फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो माध्य के लिए करना क्या है कि आपको 17 + 4 और +6 इसका माध्य निकालना है। तो इनको जोड़कर, और ये कितनी संख्या है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो 6 × 4 = 10 और 17 = 27, 27/3 यानी कि 9 जो हो जाएगा आपका परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में आपने 4 चीजें सीखी। परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसी प्रकार बहुलक यानी कि मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, सबसे अधिक बार आने वाला मान। तो हमने देखा कि 4 जो है सबसे अधिक बार यानी कि 3 बार आया, तो यही हो गया बहुलक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो कि 2022 में पूछा जा चुका है। अंकों 0, 2, 5, 6 के उपयोग से आपको जो है बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, अंक को दोहराना नहीं है, 3 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो अंक कौन कौन से हैं, 0, 2, 5 और 6। अब हम देखते हैं कि इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लीजिए, फिर उसके बाद छोटे, उससे छोटे और फिर उससे छोटे। लेकिन जब हमें सबसे छोटी संख्या बनाना हो तो हम सबसे छोटे अंक को देखते हैं कि वह 0 है। तो 0 को हम अगर पहले रखेंगे तो वह 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, 0, 2, 5। तो हमें करना क्या होगा कि सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी, इनको अदल बदल कर देना है, यानी कि 2 और 0 यहाँ और फिर 6, 5। अब इन्हीं का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो घटाइए, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बच गया 4 और यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4। तो 447 आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपके सामने एक्सपोनेंट से है। तो प्रश्न में अब देखिए क्या दिया जा रहा है, 2/7 to the power -3 × 4/49 to the power 6 है, इक्वल टू 2/7 to the power 2m - 1 है। तो m का मान क्या होगा, m का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें कुछ नियम है, तो वो आप बढ़िया से गौर कीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा। -3 × 4/49 to the power है 6 और इक्वल टू 2/7 to the power 2m - 1। अगला प्रोसेस कि 2/7, यहाँ भी देखिए 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है। अगर यहाँ भी 2/7 मिल जाए तो थोड़ा सा जो है हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये तो -3 है ही पावर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो इसे हम जो है 2/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पावर है वो है 6 और इक्वल टू है 2/7 to the power 2m - 1। अब यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो होता क्या है कि बेस सेम होने पर जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो -3 + 6, लेकिन उससे पहले 6 2 जा हो जाएगा ये 12, तो -3 और इंटू 2/7 to the power। जब भी पावर का पावर रहे तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ज़्यादा पावरफुल। और ये है आपके पास 2/7 to the power 2m - 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर -3 + 12 यानी कि 9 और इक्वल टू 2/7 टू द पावर 2m - 1। अब देखिए यहाँ एक और फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या है हमारे पास कि a टू द पावर x है और इक्वल है ये a टू द पावर y के। जब बेस सेम है और इक्वल है तो देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y। तो इसी फार्मूला के आधार पर हम कह सकते हैं कि 9 इक्वल टू 2m - 1। तो 2m इक्वल टू हो जाएगा आपको 1, जब इधर आएगा तो 9 + 1 10, दैट मीन्स m इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो m का जो वैल्यू निकल कर आया वो आपको 5 यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के हैं। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हों। उस प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे। तो 75 सोने के सिक्के हैं और 120 चांदी के सिक्के हैं। इसे क्या करना है, तो पंक्ति में इस प्रकार से लगाना कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हों। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है आपको, इनका HCF निकाल लेना है यानी कि मस। जब 75 और 120 का हम 75 और 120 का हम HCF निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तो 75 1 जा 75 बच गया 45, ये हो गया 75, 45 से एक बार में 0 3, 45 आया यहाँ, एक बार में 30 15, अब 30 आ जाएगा यहाँ, तो दो बार में 30 यानी कि 0। तो HCF जो आता है वो 15। तो आपका जो सही उत्तर होगा 15। यहां समीकरण से यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न दिया गया है जो कि 2022 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। समीकरण आपके सामने है का हल निम्न में से इस समीकरण का भी हल है। तो जो हल इस समीकरण का है वही हल इनमें से किस समीकरण का हल होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो प्रश्न में समीकरण दिया गया है उसका हल क्या होगा। तो 3 × 2 - x माइनस x + 6 और इक्वल टू है 2 × 1 - 3x। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाइए, तो 3 2 = 6 माइनस 3x माइनस x माइनस 6 और इक्वल टू 2 1 = 2 माइनस 6x। अब x को एक तरफ करने का कोशिश कीजिए, तो -3 - 1 माइनस 4x, तो ये हो गया -4x और -6 को इधर ले आया जाए तो +6x और पहले से उधर 2 है और यहाँ क्या हो रहा है कि +6 - 6 ये कैंसिल। तो जो वैल्यू निकल कर आया तो -4 + 6 2x और इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। जो प्रश्न है उसमें x का जो मान आ रहा है यानी कि इसका जो हल आ रहा है वह 1 आ रहा है। अब हमें देखना है कि किन ऑप्शन में, किन विकल्पों में x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो चलिए पहले में देखते हैं हम 4x और 2x को, जब 2x को इधर लाया जाएगा तो यह हो जाएगा 2x और इक्वल टू यहाँ से 5 - 3 यानी कि 2, देन x इक्वल टू 2/2 1। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है उसका हल वही है जो इस प्रश्न में इस समीकरण का हल है। तो सही ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ बोला जा रहा है कि a + b इक्वल टू है 3 और a² + b² बराबर है 89। तो हमें वैल्यू निकालना 1/a + 1/b। हम इसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा b a से डिवाइड किया b तो b + a यानी कि a + b/ab। तो यहाँ से a + b का वैल्यू तो पता है, लेकिन ab का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab।
देखिए यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 89 और इक्वल प्लस 2ab। अब हमें 89 को इस तरफ ले आना है, तो पहले से यहाँ 9 है और माइनस 89 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab। तो ये जो हमें देगा वह देगा माइनस 80 और 2 जब इधर आ जाएगा तो बाई 2 इक्वल टू ab। 2 से हमने इसे 40 टाइम्स में काट दिया, यानी कि ab का जो वैल्यू निकल कर आता है वो आता है -40। तो इसका जो सजाने के बाद ये a प्लस बी बाई ए बी होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 3 और यहाँ ए बी -40। तो ये जो देगा माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, -3/40 जो आपका होगा वह सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ गुणनखंड से प्रश्न दिया गया है और यह 2022 में ही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इतना का जो वैल्यू है, यानी कि 10x² प्लस x, 10x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू लिखा जा रहा है इस फॉर्म में, यानी कि ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, जहाँ दिखाया जा रहा है कि a इज ग्रेटर देन c, a जो है बड़ा है c से। तो चलिए हम लोग ये जो दिया गया है इसको हम लोग तोड़ने के बाद देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है या नहीं। तो यहाँ पर नियम क्या है इसे गुणनखंड करने के लिए, तो हम करते क्या कि कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू -3 जब हम करेंगे तो ये आएगा -30। अब इस 30 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +1 और मल्टीप्लाई करने पर -30 आए। तो 30 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 या फिर 5 इंटू 6। तो चलिए देखिए 5 इंटू 6 यही आपको 1 देगा, तो प्लस में 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 6 को प्लस में और 5 को माइनस में रखेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये -30 भी दे देगा। तो आपका जो सही जो ब्रेकिंग हुआ वो हुआ 6 और -5 का। तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, 10x² प्लस 6x माइनस 5x और -3। आप इसे जो है इधर उधर भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 10 और 6 में है कॉमन 2 और दोनों x में 1x। यहाँ बचता है 5x और प्लस 2 जब ले लिया तो यहाँ बचा 3। माइनस है तो माइनस हमने निकाल लिया और कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। ये हो गया 5x प्लस 3। अब 5x प्लस 3 दोनों में ही कॉमन है, तो 5x प्लस 3 कॉमन, तो बचता है यहाँ 2x माइनस 1। लेकिन यह किस फॉर्म में है, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी और a इज ग्रेटर देन c। तो देखिए x के साथ ये हुआ a और यहाँ पर c, तो x के साथ ये हो गया c। तो जो बड़ा होगा वो होगा a और छोटा होगा वो होगा c। अब हमें निकालना क्या है, b प्लस डी, तो सभी का मान निकाल लीजिए। अब इसको कंपेयर करना है आपको ax प्लस b और इंटू सी एक्स प्लस डी से। तो जो वैल्यू निकल कर आएगा, a का जो वैल्यू आएगा वह आएगा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो इसे हम कर सकते हैं यहाँ प्लस करके इसे माइनस में, यानी कि -1। अब जो भी दिया गया है आपको, आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो b प्लस डी यानी कि 3 प्लस -1 यानी कि 3 प्लस -1 और बाई a प्लस सी यानी कि 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, तो 3 -1 2, 5 प्लस 2 7, तो 2/7 जो है आपका वो सही आंसर है। तो है क्या ये, एक धनात्मक पूर्णांक, सही है, पूर्णांक है ही नहीं, ये भिन्न है, एक उचित भिन्न, यही आपका सही आंसर है। 2/7 क्या है, उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा मैंने भिन्न वाले वीडियो में दिया था,
होता क्या है कि अंश यदि छोटा हो हर से, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ परसेंटेज से एक सवाल दिया गया है कि यदि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, इस स्थिति में उस संख्या में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, या 0.1% की कमी होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस संख्या को मान लेते हैं 100। पहले क्या करना है कि 10% की वृद्धि होती है, जब वृद्धि होगी तब यह संख्या जो है 100 और 100 का 10% यानी कि 10, ये हो जाएगा 110। लेकिन अब क्या होता है कि फिर इसमें जो है ये कमी होना है, और कमी कितने का होना है? 10% का। 10% का क्या होना है? कमी होना है। तो पहले तो ये संख्या है 110 और इसमें कमी कितना है? 110 का 10% यानी कि 11, तो ये बन जाएगा 99। तो देखिए तो फर्क क्या पड़ा? वृद्धि हुआ 10% का यानी कि 10 रुपए का, तो 110, और 110 में 10% का कमी हुआ तो 110 का 10% 11 हो जाता है, तो ये 99 रुपये आ जाते हैं। यानी कि आपने 100 रुपये से शुरुआत किया था, 99 पर आ गए, तो आपको क्या हुआ कि 1 रुपये की कमी हुई, वृद्धि नहीं कमी। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 1/100 और गुने 100, इतने प्रतिशत की आपको क्या हुई? कमी। तो 100 से 100 कैंसल, यानी कि 1% की आपको क्या होती है? कमी। तो आपका जो ऑप्शन है सी, वही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका क्षेत्रमिति से है, जो कि बोल रहा है कि दीपक 150 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चलकर लगाया करता था। यानी कि उसका रेगुलर का हैबिट था कि 150 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े आयताकार मैदान है, इसका हमेशा वो कितने चक्कर लगाता था? 10 चक्कर। तो ये कितनी दूरी तय करता था वो हम निकाल सकते हैं। यदि उसे 0.1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने पड़े, तो वह इस मैदान के कितने चक्कर लगाए जिससे वह अपने पैदल चलने के नियमित कार्य को पूर्ण कर सके। यानी कि जो एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल दिया जा रहा है 0.01 किलोमीटर स्क्वायर, तो इस आयताकार मैदान के 10 चक्कर, यानी कि एक चक्कर में वह दूरी तय करता था 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 150 जोड़ 100 मीटर, तो 150 2 और 100 250 2 500 मीटर एक चक्कर में वो चलता था। तो 10 चक्कर में वो कुल कितनी दूरी तय करता था? तो 10 चक्कर में करता था 10 गुने 500 मीटर, यानी कि 5000 मीटर। अब ये जो है ये किसके बराबर है? ये है 5 किलोमीटर के बराबर। तो इस मैदान में इसे 5 किलोमीटर लगाने के लिए, जो कि वर्गाकार है और इसकी क्षेत्रफल जो इसका दिया गया है 0.01 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया, तो इसको कितना चक्कर लगाना होगा? तो पहले हम देखते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना उसको दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है कितना? 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं हम? साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? साइड निकालने के लिए हम लोग जो है एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट किसका? 0.01 किलोमीटर स्क्वायर का जब लेंगे तो यह जो होगा, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? 0.01 इंटू 1000 और इंटू 1000, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो आएगा 1000 बाहर आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा 1000।
इतना क्या मीटर। तो ये 10 हो जाएगा, तो 1000 और बाई 10 मीटर यानी कि 100 मीटर। इसकी जो भुजा हुई यह हुई 100 मीटर की। तो एक चक्कर लगाने में इसको जो है 4 गुने 100 मीटर चलना पड़ेगा, यानी कि 400 मीटर। लेकिन इसको पूरा करना है कितना, 5000 मीटर। इसका डेली का रूटीन है कि इसको जो है दीपक को 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर चलना है। तो एक चक्कर में यह जो है 400 मीटर चल रहा है, तो इसको कितने चक्कर लगाने होंगे कि यह 5000 मीटर चल जाए। तो 5000 को किससे आप डिवाइड कर दो, 400 से। तो 2 0 2 0, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कि 12.5 चक्कर। तो लगभग जो है इसे कितने चक्कर लगाने होंगे, लगभग 13, क्योंकि यहां ऑप्शन में आपके पास लगभग 10 है, ठीक 11, ठीक 12 और लगभग 13। तो ये जो है लगभग 13 चक्कर के बराबर है। तो सही आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता। अब यहां बोला जा रहा है कि एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं 25, 26, 27 से लेकर 49 तक लिखी हुई हैं। 25, 26, 27 कहां तक, 49 तक। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची है जिस पर एक ही संख्या, चाहे तो 25 या 26 इस तरह से लिखी हुई। इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यानी कि रैंडमली उसमें से कोई एक पर्ची को निकाला जा रहा है बिना देखे हुए। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि कुल कितनी पर्चियां हैं। तो 49 तक है। यदि अगर 1 से लिया जाता, 1 2 49 तक 49 होते, और यहाँ 24 तक नहीं लिया गया है, तो यानी कि कुल पर्चियों की संख्या 49 में से आप 24 को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया, तो कुल पर्चियां जो है ये है 25। अब 25 से लेकर 49 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो 25, 26, 27, इसके बाद 28 नहीं तो 29, 29 के बाद है 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। यह जो है 25 से 49 के बीच में। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 29, 1 2 3 4 5 और 6। तो अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, कुल वांछित प्रायिकता यानी कि फेवरेबल आउटकम, तो यह है 6 और बाई टोटल आउटकम यानी कि 25, 25। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपके पास दिया गया है डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, इसे भी डेसिमल में बदल देंगे। तो हम करते क्या कि इसे 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर से भी 4 से गुना कर देते हैं। यहाँ हमने क्यों किया, तो इसे 100 लाने के लिए, और ये 24, 0.24। तो इससे क्या होगा कि आप बिना डिवाइड किए डेसिमल में बदल सकते हैं। नीचे आप 10, 100, 1000 ले आओ, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जो सही आंसर है आपका वो है 0.24, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न औसत से 22 में ही पूछा गया है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है। 40 विद्यार्थी हैं और उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। शिक्षक की आयु को मिलाने से इन सभी की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। अभी 40 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 12 है, यानी कि अगर कुल आयु की हम बात करें, सभी बच्चों की कुल आयु, तो 40 गुने 12 यानी कि 48 इतने साल हो जाएगी कुल 40 बच्चों की आयु। अब हो क्या रहा है कि उसमें जो है शिक्षक की आयु को भी शामिल करने पर ये जो एवरेज है यानी कि औसत है वो 13 हो जा रहा है। तो शिक्षक की आयु को अगर मान लिया जाए कि माना शिक्षक की आयु 1 वर्ष है, तो
यदि हमने 480 में शिक्षक की आयु x वर्ष को शामिल कर लिया तो अब जो औसत आ रहा है वह आ जा रहा है 13 वर्ष। तो हम यहाँ करते क्या है कि 480 प्लस x यानी कि शिक्षक की आयु को मिलाकर जब हम देखते हैं तो यहाँ पहले 40 बच्चे थे, अब कितने हो गए शिक्षक को मिलाकर 41। तो हम क्या करेंगे कि इसे 41 से भाग देंगे, क्योंकि औसत निकालने का यही तरीका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल प्रेक्षकों का योग और बटा कुल प्रेक्षकों की संख्या और बाई। अब कितना हो जा रहा है यह 13। तो यहां से आपको जो है शिक्षक की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 480 जोड़ x बराबर 41 को 13 से गुना कर देना है, यानी कि 41 इंटू 13। तो ये मिलेगा 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, 13 चौके 52 और 1 53। कितना 480 प्लस x बराबर। तो यहां से जो x का मान आएगा वो आएगा 533 माइनस 480। तो 20 33 और 20 53 वर्ष जो है वो शिक्षक की आयु है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि यदि शिक्षक की सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवा निवृत्त होंगे। 53 है, 55 वर्ष के बाद रिटायर करना है, यानी कि 2 वर्ष के बाद ही जो है वो रिटायर कर जाएंगे ना। यानी कि आपका जो सही आंसर है वो कितने है वर्ष है 2 वर्ष। आपका बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ प्रश्न है कि 2 समपूरक कोणों का माप क्रमशः इतना और इतना है, तब 3a का मान क्या होगा। तो समपूरक कोण क्या होता है कि जब 2 कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री, तब दोनों कोण जो है एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। यही अगर 90 होता तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। और यहां बोला जा रहा समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहां से हम a का मान निकालते हैं। तो 2a जोड़ 3a 5a, और यहां पर b और b ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो b कैंसिल हो गया, इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 और बाई 5। तो 5 से काटेंगे आप इसे तो 5 से 15, 5 36 36 डिग्री आ जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि 3a का मान, तो 3a यानी कि 3 इंटू 36 यानी कि 108 डिग्री आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपको त्रिभुज से दिया जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि 2p प्लस -1 और 2p प्लस 2 और 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। इस त्रिभुज की रचना के लिए p को हमेशा क्या होना होगा, 3 से अधिक होना चाहिए, 0.2 से अधिक होना चाहिए, या 6 से अधिक होना चाहिए, या 5 से अधिक होना चाहिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक नियम लगता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो यदि हम कह दें कि 2p - 1 और प्लस 2p प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन किससे 13, हमेशा 13 से ये दोनों क्या होंगे बड़े होंगे। तो 2p प्लस 2p 4p और -1 प्लस 2 प्लस 1 बड़े होने चाहिए किससे 13 से। तो यहाँ से हम 1 को उधर भेज देते हैं। तो 4p क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। जब 13 में से 1 जाएगा तो 12 से, तो p का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 जा 12। तो p का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होना चाहिए 3 से, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। यही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि सीटेट 2022 में ही पूछा गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया गया है कि 4:5:3:6 में है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा। तो हमें पता है कि जब भी अनुपात दिया जाए तो एक सर्टेन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लिया कि पहला कोण 4x, फिर दूसरा 5x, फिर तीसरा 3x और चौथा
6x है। अब इनका योग जो होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहां देखिए आप 5 4 9 3 12 12 6 18, तो 18x बराबर 360, देन x इक्वल टू 360/18 यानी कि 20। तो सबसे बड़ा कोण तो आपको 6 है और सबसे छोटा 3, 4 5 नहीं, तो सबसे बड़ा कोण यानी कि 6 गुने 20 120 डिग्री, और सबसे छोटा यानी कि 3 गुने 20 यानी कि 60 डिग्री। तो जब अंतर पूछा जा रहा है, अंतर, तो बड़े में से छोटे को क्या करना है, घटाना है, यानी कि 60 डिग्री जो अंतर है वही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। बोला जा रहा है कि प्रेक्षणों 29 x + 1 33 44 x + 6 3 x + 6 और 46, इसका जो माध्य है यानी कि मीन है वह है 39। तो इन प्रेक्षणों का माध्य यानी कि मीडियन क्या होगा, तो हमें पता है कि माध्य का फॉर्मूला क्या है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम पहले प्रेक्षणों का योग निकालते हैं। तो प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, 29 प्लस x + 1 प्लस 33 प्लस 44 प्लस x + 3 प्लस x + 6 प्लस 46 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि डिवाइडेड बाय 7 और इक्वल टू 39। अब यहाँ जो x है उनको एक साथ जोड़िए, तो x कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब नंबर को जोड़ा जाए तो 9 + 1 10, 10 3 13 4 17 17 3 20 20 6 26 26 26 और 6 32, 32 की 2 हाथ में 3, तो 3 4 7 7 4 11 11 3 14 2 16 162, और 7 कहाँ चला जाएगा, 39 से मल्टीप्लाई होने, यानी कि 9 7 63 की 3 हाथ में 6 और 21 21 और 6 27। तो यहाँ जो 3x का वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 273 माइनस 162, तो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 111। यहाँ तो x का वैल्यू 111/3, तो 3 3 9 3 7 21, जो x का वैल्यू आ रहा है वह आ रहा है 37। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा, तो पहले माध्यक निकालने के लिए पहले हम प्रेक्षण निकालें कि कौन कौन से हैं। तो पहला तो है 29, दूसरा क्या हो जाएगा, तो 37 + 1 यानी कि 38, तीसरा तो दिया हुआ है 33, फिर दिया हुआ है 44, फिर दिया हुआ है x + 3 यानी कि 37 + 3 यानी कि 40, फिर x + 6 37 + 6 यानी कि 43 और अगला है 46। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे अरेंज करना होगा, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम इसे सजाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा 29, फिर 33, फिर 38, फिर 40, फिर 43, 44 और लास्ट में 46। अब इसमें करना क्या है कि आपको बीचों बीच वाला जो मान होगा वही होगा माध्यक। तो देख रहे हैं हम लोग कि 7 नंबर है और 7 में जो है बीच का वाला होगा वो होगा 4th वाला, यानी कि 40 जो होगा वो माध्यक होगा, जो कि आपका बी में ऑप्शन है, यही आपका सही उत्तर है। आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 13 टू द पावर है 2003 के इकाई स्थान पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर। जब हम लोग इसका जो 2003 पावर निकालेंगे, मतलब कि 13 को 2003 बार गुना करेंगे, तब इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो इसको जो है 2003 बार गुना करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया है कि करना क्या है कि जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है। तो 4 × 5 = 20, ऊपर से आया 0 भाग नहीं लगा 0, ऊपर से आया 3 भाग नहीं लगा 0,
तो यहाँ शेषफल बच रहा है 3। तो आपको अब करना क्या है कि 3 का पावर जो 3 होगा वही होगा इसके इकाई स्थान पर। यानी कि 3 का पावर 1 होता है 3, 3 का पावर 2 होता है 9, 3 का पावर 3 होता है 27, 3 का पावर 4 होता है 81 और 3 का पावर जब हम 5 लेंगे तो 3 से गुना कीजिए तो 243। फिर से ये रिपीट होने लगता है 1। हर 4 पावर के बाद जो इकाई स्थान है वो रिपीट होने लगेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शेषफल जो बच रहा है 3, तो 3 के पावर 3 यानी कि 3 के पावर 3 में इकाई स्थान में क्या है, तो 7 है। तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही आपका सही उत्तर है। ये किसी भी नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पावर जितना भी दिया रहे उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आए आप किसी भी नंबर का पावर जो है 4 तक लिख लीजिए। जो शेषफल आए उसके इकाई स्थान पर जो अंक होगा वही इसके इकाई स्थान पर होगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2x माइनस 13, फिर है 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7। यह कहा जा रहा है कि क्रमागत है। क्रमागत मतलब कि लगातार है। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई अगर हो तो वो जो है वो सम संख्या ही आएगा। इस नियम को याद रखिएगा। 2 से कोई भी नंबर आप, चलिए मान लिया जाए आप 17 को गुना करते हैं तो 34, यह जो है सम संख्या है। या 2 से आप 22 को कीजिए 44, ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ विषम हो या सम हो। अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं तो हमेशा ये जो होगा ये इवेन नंबर ही आएगा। इसको आपको याद रखना है। तो 2x ये तो हो गया इवेन, और माइनस क्या कर रहे हैं हम 13। तो जब सम संख्या में से कोई भी विषम संख्या को घटाया जाए तो ये विषम ही आता है, यानी कि ऑड नंबर ही आएगा। तो देखिए इसमें 13 घटाया जा रहा है, इसमें 11, इसमें 9, इसमें 7। तो 2 घटाया जा रहा है। तो 13 घटाने पर भी ये विषम आया है। जब 11 घटाएंगे तब भी ये विषम ही आएगा, ये भी विषम आएगा और ये भी विषम ही आएगा, क्योंकि सभी में से 13, 11, 9, 7 विषम संख्या ही घटाया जा रहा है। तो ये चारों जो है ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो कि जुलाई 2013 में आया हुआ है कि जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 वास्तविक संख्या के अंकों का योग। तो पहले वास्तविक संख्या, जो संख्या के बारे में बोला जा रहा है वह संख्या पता चल जाए। तो चलिए हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x। अब इसके आधे में यानी कि x/2 में क्या जोड़ा जा रहा है, 15। तो मिल कितना रहा है, परिणाम 39 आ जा रहा है। तो इस x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम इस 15 को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो 39 और माइनस 15 ये हो गया 4, 2, 24। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 यानी कि 48। जो नंबर है आपका कितना है, 48। तो पूछा जा रहा है कि अंकों का योग। अंकों का योग करने का मतलब 4 जोड़ 8 से ही 48 बना, तो 4 जोड़ 8 यानी कि 12। जो आपका सही उत्तर है डी, 12। चलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यहां बोला जा रहा है कि 1957 में से माइनस क्या किया जा रहा है, A9। तो मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है यहां पर 8, B8 1। तो अंकों A और B का योग क्या होगा। तो पहले हम लोग A और B का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखिए यहां तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहां से 1 लिया तो 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8। अब यहां बच गया कितना, यहां बच गया 4। अब 4 में से A को घटाया जा रहा तो मिल रहा है कितना, B। तो हमें अभी यहां से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि 9, यहां तो कोई संख्या नहीं है। 9 में से यहां क्या घटाया जा रहा है, कुछ भी नहीं, तो 8 मिल रहा है, यानी कि 1 जो है यहां से इधर आ गया है। तो 1 जब इधर जाएगा तो ये 4 की जगह हो जाएगा 14।
और 14 में से हम कितना घटा रहे हैं, ये क्यों हम एक हासिल ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वह क्या है, इससे बड़ा है, यानी कि 4 से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो नंबर होगा वो 4 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, 5। और यहां पर जो नंबर है वो है 14, और 14 में से 5 जाएगा तो यहां कितना बच जाएगा, 9। तो ए का वैल्यू जो मिलता है आपको वो मिलता है 5 और बी का वैल्यू मिलता है 9। जब दोनों का योग पूछा जाए तो 9 और 5 14, डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि फरवरी 2014 में पूछा गया है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम योग संभव है। न्यूनतम मतलब सबसे कम, गुणनफल 24 है, तो 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो पहले तो हम लिख सकते हैं 1 गुने 24, दो संख्याएं हो सकती हैं, एक पहली 1 और दूसरी 24। दूसरा क्या हो सकता है, तो 2 गुने 12, फिर 3 गुने 8, फिर 4 गुने 6। तो यही आपका जो है 24 का 2 गुणनखंड होगा, जिसमें से हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 1 तो दूसरी 24, पहली अगर 2 तो दूसरी 12, 3 तो 8, 4 तो 6, और कोई गुणनखंड तो नहीं हो सकता इसका। अब हमें बताना है कि इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग, न्यूनतम, तो 24 और 1 यहां आ जा रहा है 25, योग कितना आ रहा है 25, यहां आ रहा है 12 2 14, 8 3 11 और 6 और 4 10, न्यूनतम कौन सा है, 10। 10 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को किया विथ कॉन्सेप्ट। तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उसको आप जो है इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसको अप्लाई करके आप अपने कॉपी पेन पर जो है कुछ फार्मूला जो भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट के साथ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपसे आग्रह है कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे को भी, आपके मित्रों को भी फायदा मिल सके। और किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। और अधिक वीडियो के लिए हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।